पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, ऐसा क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो इस चीज़ को बखूबी बता पाएंगी कि आज जब हम एक तरफ से इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, कुछ भी दिक्कत होती है हम 2 मिनट में अपने उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो बावजूद इतने रिसोर्सेज के लोग आज इतने डिमोटिवेट हो रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ों में घिर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि पहले के ज़माने में तो एक संदेश पहुंचा देने में, एक चिट्ठी पहुंचने में 7 से 8 दिन का समय लगता था। आज जब इतनी रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं, उसका कारण क्या आप मानती हैं? सबसे पहले मैं जी के समस्त परिवार को, दीपिका और देवेंद्र जी आपको भी आभार व्यक्त करूंगी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने सवाल किया युवा आज भटक क्यों रहा है, युवा अपने आप को अकेला क्यों समझ रहा है। मैं इसका श्रेय बताऊंगी कि कहीं ना कहीं तकनीक के शिखर को छूने के साथ साथ हम हमारी जड़ों को भूल गए हैं। हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, वरना उन्नति की ये इमारत रेत पर खड़ी रह जाएगी। हमने हमारी परंपराओं को छोड़ दिया है, उन्हें अभ्यास में लाना छोड़ दिया है, गुरुओं के साथ बैठना छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है। और साथ ही साथ एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वेस्टर्न कल्चर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम हमारे धर्म को भूल गए हैं। जैसे ही आप देखेंगे दिल्ली में हिंदी ऑनर्स की सीटें खाली पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी पहचान पर चुनौती का संकेत तो नहीं है। आज जो बच्चा तकनीक का एडिक्टेड हो गया है, आज जो बच्चा एआई का एडिक्टेड हो गया है, उसने क्यों वो गुरुकुल पद्धति को भूल गया है। हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन का कारण ये भी है। हम हमारी परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं, हम धर्म को भूलते हुए जा रहे हैं। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो वापस से गुरुकुल पद्धति को, क्योंकि आप देखेंगे बाकी धर्म में मदरसा हुआ या गुरुकुल हुए, वो गुरुद्वारे हुए, वहां पर अभी भी युवाओं को शिक्षा दी जाती है, लेकिन गुरुकुल पद्धति विलुप्त हो गई है। तो इसे केंद्र में लाना होगा। जैसे डीयू ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की है, वहाँ पढ़ाई नहीं, वहाँ सोच दी जाएगी। तो इसी के लिए मैं ये बोलूँगी आपको कि वापस से परंपराएं, और जितना हम धर्म के प्रति जागरूक होंगे तो युवाओं में वो कहीं ना कहीं जो भटकन अभी आप देख रहे हैं वो वापस से केंद्र में आ सकते हैं। रितु जी, जिस तरह से बात हो रही है शिक्षा की, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो ग्रामीण इलाके में आप खुद शिक्षा दे रही हैं, तो क्या लगता है कि परिवर्तन आया है महिला सशक्तिकरण के लिए? एक शिक्षा एक बड़ा हथियार निकल कर आया है? जी बिल्कुल, शिक्षा तो सदियों से एक बहुत बड़ा जो है हथियार रहा है समाज में परिवर्तन लाने का, चाहे वो पुरुष समाज की बात हो या महिला समाज की बात हो। लेकिन यहाँ शिक्षा का महत्व महिलाओं के लिए बहुत गुना हो जाता है जब उन्हें आसपास शिक्षा के मौके मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता और उन्हें लगता है कि वो शिक्षा ग्रहण करके अगर यहाँ से बाहर निकलेंगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, अपने लिए लड़ पाएंगी। तो इस तरह के जो अवसर उन्हें दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण के अंदर एक अच्छा जो है वो आयाम स्थापित तो हो रहा है। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक शिक्षा ही माध्यम नहीं है, उसके अलावा जो है आसपास का समाज भी एक बहुत बड़ा माध्यम है कि किस तरह महिलाओं को सशक्त किया जाए। बिल्कुल। कमलेश जी, एक आपसे सवाल, लगातार जिस तरह से युवा की बात होती है, तो आप रोज़गार की बात होती है गुरुग्राम में, आपने युवाओं को बड़ी संख्या में रोज़गार दिया और उनको टेक्निकली भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं जेएमवी में। किस तरह की पूरी आपकी पद्धति है, क्योंकि हरीश जी लगातार इस बात को कहते भी हैं? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी मीडिया के और आप लोगों का कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा मंच तैयार किया। और जो आपका सवाल है कि युवाओं के रोज़गार का, देखिए रोज़गार के लिए कई सारी, अब आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट भी स्कीम चला रही हैं, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अलग अलग चल रही हैं स्कीम्स। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी अपनी तरीके से भागीदारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जाती समाज के प्रति। समाज को भी साथ के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। और जैसे कि हम अपने यहाँ करते हैं, हमारा जो प्रोमाइसिस है जेवी हुंडई का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ी डीलरशिप है। वी आर ऑथराइज डीलर ऑफ हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर हमने डेवलप किया है। वहाँ ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से जितने भी न्यू कमर्स जो बैच पास आउट होता है
और उसमें जो सिलेक्शन होता है उनका, वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनको ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं उनको, और ओरल ट्रेनिंग भी देते हैं, उनका पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है। इससे अच्छी चीज़ ये है कि जब वो ट्रेनिंग करके फिर जब सर्विस में अपना ज्वाइनिंग करते हैं, उस वक्त उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इससे पहले ट्रेनिंग वाला सेशंस कम होता था, फ्रेशर को हायर किया, सीधा उसको इन हाउस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली और अपना काम शुरू करते। उसमें क्या था, स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता था। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट, और उनको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू। बिल्कुल। दामिनी जी, चूँकि आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया, और यहाँ आने से पहले कुछ बातें मैंने आपके बारे में पढ़ी हुई थी। आपसे कुछ ही दिनों पहले आपने एक रिकॉर्ड बनाया है 12 ज्योतिर्लिंगों का, और विज़िट करने का, उसके साथ ही साथ जो तमाम रिकॉर्ड आपका रहा है, एक उद्देश्य मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि इसके लिए आपको एक ख्याति भी मिली है। किस उद्देश्य के साथ उस यात्रा को निकाला गया था, किस तरह से आपने उसके ज़रिए एक संदेश दिया? तो मैं बता दूं, ये यात्रा 25 जनवरी को शुरू हुई थी। नाम मात्र 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठ और 4 धाम, क्योंकि कहते हैं ना, जो शिव का आराधक है उसे शक्ति का उपासक होना आवश्यक है। तो हमने 12 शक्तिपीठ की भी यात्रा की, और मात्र 25 दिनों में यात्रा करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया। हमने युवाओं को जोड़ा, हमने शक्ति का पुनर्जागरण किया, सनातन का पुनर्जागरण किया, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका है ये हम बताते चले, अपने साथ सभी युवाओं को गांव से, जिलों से जोड़ते चले। और मैं बताऊं, इस यात्रा का आखिरी मंतव्य या एजेंडा क्या है? उन गुरुकुल पद्धति को वापस से केंद्र में लाना, हर मंदिर को एक केंद्र बनाना और एक केंद्र को बदलाव की तरफ लेकर जाना। जैसा अभी रितु जी ने भी बताया, महिला सशक्तिकरण के बारे में। सिर्फ महिलाएं अपनी भागीदारी क्यों देखती हैं समाज में, नेतृत्व करना क्यों नहीं देखती, निर्णय लेना क्यों नहीं सीखती? तो उसी महिला सशक्तिकरण के लिए और सनातन की चेतना के लिए ये यात्रा निकाली। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि विज्ञान और धर्म दोनों ही संगम है। गुजराती में कहावत है, धर्म बिना विज्ञान आंगर छे, विज्ञान बिना धर्म नांगर छे। और मैं बता दूं, सनातन ने सदैव विज्ञान को पूजना सिखाया है। हम ये सभी जानते हैं कि पीपल को पूजा जाए, तुलसी को माँ बोला जाए, सुबह भोर में आप उठें और सूरज को अर्घ दें। लेकिन क्या कारण जाना कभी? क्योंकि पीपल में दिन रात ऑक्सीजन आती है, तुलसी ओजोन लेयर की उत्पत्ति करती है, सुबह सुबह सूर्य की किरणें विटामिन डी देती है। सनातन के बाद काफी संप्रदाय आई, काफी विचारधारा आई, लेकिन समय के साथ धूमिल हो गई। सनातन अडिग रहा। इतने बड़े भूभाग में जहां यूरोप 50 भागों में बट गया, भारत अडिग रहा सनातन की वजह से, सनातनियों की एकाग्रता की वजह से, विज्ञान की वजह से, क्योंकि इसने भ्रम नहीं फैलाया, मान्यताओं को कभी थोपा नहीं। तो ये यात्रा जो थी सनातन की चेतना, शक्ति का पुनर्जागरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण की बातचीत भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास प्रोग्राम में हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी भी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करिए। और रितु जी, चूँकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, समाज सेवा का आप काम करती हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां देखती हैं महिलाओं को सशक्त करने में एक समाज सेवी के तौर पर आप? जी कहें तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मानसिकता की है। हर घर में, या यूँ कहिए कि समाज में जो कुटिल मानसिकता है महिलाओं को लेकर, मुझे लगता है कि आज जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोड़ा है, एक तरह से सबसे बड़ा जो पत्थर है, वो ये मानसिकता है। तो महिला अपने आप को कितना भी मजबूत करने की कोशिश करती है, वो कितना भी आगे निकलती है, वो नेतृत्व में आती है, लेकिन जब उसी का किसी तरह से शोषण होता है तो मुझे लगता है वो हमने जो महिला सशक्तिकरण के आगे 4 कदम बढ़ाए थे, वो 2 कदम उसको पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह की अगर हम सोच बदलने की कोशिश